नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास से हिंदी रिवीजन की क्लास रहने वाली है। यदि आपने हिंदी पढ़ा है तो आप रिवीजन करिए। यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ा है तो हिंदी में अब तो आप पढ़ नहीं सकते। पहली बात तो ये समझिए कि हिंदी में अब पढ़ नहीं सकते। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बस तरीका देखिए ना, कि मतलब हम प्रश्न देखें और समझ में आ जाए। मतलब हम कुछ पहचान सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? हर चैप्टर में कुछ न कुछ पहचान सीखेंगे, ताकि हम पहचान के ही उन प्रश्नों को कर दिए। यदि हमारी तैयारी ना हुई हो तो, है ना। तो देखिएगा कैसे, है ना। जैसे शब्द को ही लीजिए ना। शब्द बनावट के आधार पे कितने होते हैं? खैर ये चीज तो हो गई। कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अब बात आ गई, यदि हमसे पूछेगा इसमें रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, तो पहचानेंगे कैसे? उस चीज को नोट करिए सीधा। जैसे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। पहचानेंगे कैसे? जो रूढ़ होगा ना उसका खंड नहीं होगा। जो रूढ़ होगा उसका खंड नहीं होगा। जैसे कमल का खंड करिए, नहीं होगा। घर का खंड करिए, नहीं होगा। नगर का खंड करिए, नहीं होगा। मतलब खंड अगर कर भी देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक, यौगिक को कैसे पहचानेंगे? जितने भी दो शब्दों से जुड़कर बने हो, या जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगे हों, जिसमें उपसर्ग लगे हों या प्रत्यय लगे हों या कारक का चिन्ह आए, वो हमेशा क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। जैसे सामाजिक, समाज धन एक, पंचवर्षीय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। योग रूढ़ को कैसे पहचानेंगे? जितनी भी पर्यायवाची होती है, जितनी भी पर्यायवाचियां होती हैं सभी क्या होती हैं? योग रूढ़ होती हैं। जितनी भी पर्यायवाचियां होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं? योग रूढ़ होती है। मतलब आपको पर्यायवाची दिखे तो आप समझ जाइए कि क्या है? योग रूढ़ है। यदि आपको उपसर्ग प्रत्यय या दो शब्दों को जोड़कर कोई शब्द बनाया गया, जैसे विद्यालय पाठशाला, है ना, विद्याधन आलय पाठशाला पाठधनशाला, ना, यानी जो संधि के जुड़ाव से भी बने हो तो उसको भी आप समझ जाइए योग से बने। योग से बने मतलब योगी। और ऐसे शब्द जिनका खंड ना हो, मतलब इसके टुकड़े न किए जा सके, अगर टुकड़े कर दिए तो अर्थ नहीं निकलेगा, वैसे शब्द क्या होते हैं? रूढ़। तो शब्द बनावट के आधार पे कितने होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो शब्द बनावट के आधार पे खत्म। उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। टोटल भेद कितने होते हैं? 5। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देशज तो बड़ा आसान है, जो हमारे देश की भाषा और जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इसमें कैसे शब्द आते हैं? जैसे खिड़की, लोटा, डंडा, पैना, है ना? यानी जिसमें ड ढ ए वाले ज्यादा आते हैं अक्षर, जिनके उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, है ना। विदेशज, जो विदेश के शब्द होते हैं, यानी जो इंग्लिश से आए हुए शब्द हैं, जैसे लालटेन, चीनी, अलमारी, अफसर, है ना। ये सब क्या है? विदेश के शब्द हैं। संकर शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं ना, रेल इंग्लिश का शब्द और गाड़ी तद्भव शब्द, यानी दो शब्दों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव, संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से बदलकर जो हिंदी में यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। अब छाटेंगे कैसे? जो तत्सम शब्द होता है उसे हम कम यूज करते हैं। जो तत्सम शब्द होता है उसे कम यूज करते हैं। कम यूज करने का मतलब हम कम बोलते हैं। जो चीज़ हम, यानी जो शब्द हम कम बोलेंगे उसको समझ जाइएगा तत्सम, और जो शब्द हम ज़्यादा बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि आप सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि हम भोजपुरी भाषा यानी हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो हमारी बोलचाल की भाषा होगी वो उर्दू यानी तद्भव कहलाएगी, और जो हमारी बोलचाल की भाषा नहीं होगी, कम होगी, वह क्या कहलाएगी? तत्सम। जैसे स से तत्सम अगर देखेंगे, तत्सम उसमें स आया तो संस्कृत, इसमें भ आया तो यह क्या कहना चाह रहा है? भोजपुरी। अब देखिए, अब आम्र कहते हैं कि आम कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि हम आम कहते हैं, आम्र नहीं कहते हैं। जैसे हम पूछे आप कदली कहते हैं कि आप केला कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा केला। जो चीज़ हम बोल देते हैं वो तद्भव, जो चीज़ हम नहीं बोलते हैं वह क्या हो जाएगी? तत्सम हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ग्राम और गांव, जैसे हम कहते हैं ग्राम और क्या कहते हैं? गांव। तो अब अगर हमसे पूछें कि आप सबसे ज्यादा क्या बोलते हो, तो आपका जवाब आएगा गांव बोलते। तो गांव क्या हो गया? तद्भव। जो चीज हम बोलते नहीं हुआ क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो यानी जो हमारी कम बोलचाल की भाषा है वह तत्सम होगी, जो हमारी बोलचाल की भाषा है वह क्या हो जाएगी? तद्भव हो जाएगी। कोई भी शब्द ले लीजिएगा, ऐसे ही आप कर लेंगे। हमारी बोलचाल की भाषा है तो तद्भव, अगर हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है तो क्या हो जाएगी? तत्सम हो जाएगी। जैसे हम कहें कि दुग्ध बोलते हैं आप कि दूध बोलते हैं, है ना। दुग्ध बोलते हैं कि या दूध बोलते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि हम दूध बोलते हैं, दुग्ध नहीं बोलते हैं। तो जो हम नहीं बोलते, कम बोलते हैं, तो ये तत्सम होगा। जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो तद्भव हो जाएगा। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द थे। अर्थ के आधार पर देखिए, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी और भिन्नार्थक। विपरार्थी मतलब जिसके विपरीत अर्थ यानी विलोम। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ। एकार्थी अनेक शब्दों के एक शब्द। समानार्थी पर्यायवाची की बात करें, इसको तो खुद याद करना होगा।
प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? शब्द प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, विकारी शब्द और एक क्या होता है? अविकारी। विकारी मतलब जिसमें बिगाड़ किया जा सके, अविकारी जिसमें बिगाड़ न किया जा सके। तो विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी हैं 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। जो सर्वनाम होती है कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी या अव्यय ये भी कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको पहचानेंगे कैसे? विस्मयादि मतलब यह वाला यानी आश्चर्यजनक, यह वाला जो चिन्ह होता है अगर यह आ गया तो समझ जाइए कौन सा है? विस्मयादि। समुच्चय को कैसे पहचानेंगे? यदि 2 वाक्य लिखा और बीच में क्या आ गया उसमें? तथा, एवं, है ना? अगर इन सब से वो जुड़ा है, तथा एवं और से, है ना? तथा एवं और से जुड़ा तो समझ जाइए कि वह कौन सा वाक्य है, यानी क्या है? समुच्चय बोधक। संबंध बोधक यानी यह 2 शब्दों को जोड़ता है, यह 2 वाक्यों को जोड़ता है। 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो और एवं, जैसे राम आया और सीता गई। राम आया एक वाक्य, सीता गई एक वाक्य, है ना? तो 2 वाक्यों को जोड़ा जाए तो और एवं तथा लगा तो समुच्चय, लेकिन 2 शब्द को जोड़ा जाए, 2 शब्द को जोड़ा जाए तो संबंध होता है ना। जैसे घर से स्कूल तक, घर से स्कूल को किसने जोड़ा? से जोड़ा। तो 2 शब्दों को जब जोड़ा जाए तो संबंध होता है। 2 शब्दों को जोड़ा जाए तो संबंध होता है, यदि 2 वाक्यों को जोड़ा जाए तो समुच्चय होता है। तो संबंध में से तक लेकर ये ऐसे चिन्ह आ जाएंगे तो संबंध बोधक होते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया कैसे पहचानते हैं? जिसके लास्ट में ना लगा होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे चल एक धातु है, चल एक क्या है? धातु। इसमें ना लगा दिए तो क्या बन गई? क्रिया बन गई। लेकिन चलना एक क्रिया, लेकिन इसकी जो विशेषता बताएगा वही तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो चलना, चल कैसे सकते? बोध करेंगे आप, तेज चलेंगे या धीरे चलेंगे? तेज चलेंगे या तो कैसे चलेंगे? तो धीरे चलेंगे। तो यह जो धीरे है या जो तेज है यही क्या कहलाती है? क्रिया विशेषण कहलाती है। जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। लिंग देखिए, लिंग कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। लिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संस्कृत होता तो 3 प्रकार की होती है ना? तो लिंग हिंदी में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराती है और यह किसका बोध कराती है? स्त्री जाति का बोध कराती है। लेकिन हम छाटेंगे कैसे? तो देखिए, जब भी आपके सामने लिंग का संबंधित प्रश्न आएगा तो आप कुछ मत करिएगा, उस शब्द के आगे बस 2 शब्द यूज करिएगा, मेरा, मेरी, अच्छा और अच्छी। यदि आ की मात्रा यानी मेरा या अच्छा आया तो पुल्लिंग, यदि ई की मात्रा मतलब मेरी या अच्छी आया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए जैसे गाय, गाय चरती है या गाय चरता है? तो आप कहेंगे गाय चरती है। जब ई की मात्रा आएगी तभी स्त्रीलिंग होगा। जैसे रचना अच्छा है कि रचना अच्छी है? तो आप कहेंगे रचना अच्छी है। दया आ गया कि दया आ गई? तो आप कहेंगे दया आ गई, है ना? कवित्री, है ना? इसमें तो ऐसे ही आया है। लड़का, है ना? तो लग रहा है ठीक। दही, दही को नोट करिएगा, दही पुल्लिंग शब्द। दही कैसा है? पुल्लिंग। जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं। जैसे पानी हो गया, है ना? शराब, पानी, दही, दूध, है ना? ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो मेरा मेरी करके आप पहचान जाएंगे। जैसे हम कहते हैं किताब क्या है? किताब। तो मेरी किताब या मेरा किताब? कहेंगे मेरी किताब। कलम, मेरा कलम या मेरी कलम? आप कहेंगे मेरी कलम, है ना? सड़क, मेरी सड़क या मेरा सड़क? आप कहेंगे मेरी सड़क। विद्यालय, मेरी विद्यालय या मेरा विद्यालय? तो आप कहेंगे मेरा विद्यालय। मेरा लग गया मतलब पुल्लिंग, मेरी लगेगा तो स्त्रीलिंग और मेरा लगेगा तो पुल्लिंग। मेरा मेरी करके देख लीजिएगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन। संस्कृत में होता तो 3 प्रकार के होते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन और क्या होता है? एक बहुवचन होता है। एक वचन जैसे शिक्षक, प्रत्येक, जनता। तो जितने भी व्यक्तिवाचक होते हैं, भाववाचक होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? हमेशा एक वचन ही होते हैं, क्योंकि उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे आंसू है, होश है, प्राण है और हस्ताक्षर। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं? बहुवचन में ही यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें बहुवचन बनाने के लिए दे देता है या बहुवचन छांटने के लिए दे देता है। जैसे हम कहें सड़क का बहुवचन क्या होगा? तो आप कहेंगे सड़कें। एक ऑप्शन दे दिया सड़कों। देखिए ध्यान से, एक ऑप्शन दे दिया सड़कें और एक ऑप्शन क्या दे दिया? सड़कों। तो बताइए इसमें से सड़क का बहुवचन क्या है? इसमें सड़क का बताइए बहुवचन क्या है? तो आप कहेंगे दोनों दिख रहा है इसमें, सड़कें
अच्छी हैं, सड़कों पर धूल है, सड़कें अच्छी हैं और सड़कों पर धूल है। तो दोनों बहुवचन लग रहा है, लेकिन बहुवचन इसमें एक ही होगा, बहुवचन इसमें एक ही होगा, तो छाटेंगे कैसे? एक चीज नोट करिएगा, जो भी बहुवचन होता है, जो भी बहुवचन होता है उसके लास्ट में कारक नहीं आना चाहिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो बहुवचन वाले शब्द में लास्ट में कारक नहीं आना चाहिए। जैसे सड़क अच्छी है, कोई कारक नहीं आया, लेकिन इसको जब भी कुछ बोलने जाएंगे, सड़कों पर धूल है, सड़कों पर धूल है, सड़कों पर साइकिल है, सड़कों पर चलना, है ना? तो यानी सड़कों पर इकट्ठा, यानी जो कुछ भी बोलेंगे इसमें एक कारक आएगा। जब कारक आएगा तो इसको बहुवचन नहीं मानेंगे, पहले किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, यानी सड़कें क्या हो जाएगा? एक बहुवचन, इसका एकदम सही उदाहरण हो जाएगा। तो बहुवचन आप बनाइएगा, अब बनाकर एक बार चेक करिएगा, अगर 2 शब्द मिल रहे हैं तो उसके लास्ट में कारक ना आता हो, जिसमें जिसमें कारक आता हो उसको नहीं लेंगे, और जिसमें कारक नहीं आता हो उसी को क्या मान लेंगे? बहुवचन मान लेंगे, है ना? अब देखिए कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। इनका जो चिन्ह है ना, जो इनका चिन्ह है, इसी को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। जो इनका चिन्ह है इसी को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये खैर संबोधन तो सबको याद है ना, ये संबोधन जो है सबको याद है कि हे ओ अरे जो आ जाए, आश्चर्य वाली बात है। यानी ये किस में जाता है? संबोधन में ही जाता है। अब संबंध को कैसे याद करें? जैसे संबंध किसके साथ होता है, यानी हमारा जो संबंध रिलेशन होता है किसके साथ होता है? काकी, काका, मामा, मामी, यही सब तो रिलेशन वाले होते हैं ना, संबंध वाले। तो इसमें देखिए काकी आया, क्या आया है? काकी, यानी संबंध किससे दिखा रहा है? काकी, काकी के, यानी संबंध में काकी रे, रारी रे, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध। अच्छा, अधिकरण यानी अधिकार, अधिकरण मतलब अधिकार। तो हमारा अधिकार किसी चीज पे होता तो हम ऐसे तो बोलते हैं इस घर पर, इस घर पर मेरा अधिकार है, इस घर में मेरा अधिकार है ना? तो मे पे पर, मे पे पर, ये किसको दिखाता है? अधिकरण को दिखाता है। अपादान समझ जाइए कि अलगाव को ही दिखाता है। अपादान हमेशा किसको दिखाता है? अलगाव को। संप्रदान, जहाँ पे कुछ दान किया जाए, जहाँ पे कुछ दान किया जाए वो क्या होता है? संप्रदान होता है। करण, जहाँ पे किसी साधन को दिखाया जाए, है ना, वह कार्य से आता, मतलब कार्य के द्वारा आता। जहाँ किसी साधन को दिखाया जाए वह करण होता है। और कर्ता ने कर्म को, ये तो सबको पता है। संज्ञा, रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा को अगर देखा जाए तो उसे संज्ञा कहते हैं। किसे? किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा रचना के आधार पे कितना होती है? 3 होती है। उत्पत्ति के आधार पे या रचना के आधार पे पूछे तो कितना होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह नहीं रहेगा। व्यक्ति, जाति, भाव, व्यक्ति, जाति और भाव, यही 3 क्या होती है? रचना के आधार पे होती हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पे जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब पहचानेंगे कैसे? ये जो द्रव्यवाचक है तो पहचानना आसान, जैसे ठोस, द्रव, गैस, है ना, 3 अवस्था होती है पदार्थ की। ये जो 3 अवस्था वाले होते हैं हमेशा किस में होते हैं? द्रव्यवाचक में होते हैं। किस में होते हैं? द्रव्यवाचक में। ये जो समूहवाचक है, जहाँ भी समूह का बोध हो, जैसे सेना है, कक्षा है, परिवार, जहाँ भी समूह का बोध हो, समूहवाचक हो जाए। जितनी भी फीलिंग्स होती हैं जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब छूट क्या गया? जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक, बस 1 मिनट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कितना हो शब्द आ जाएगा, आप छाट लेंगे। जैसे हम कह दें कि आप शहर चले जाइए, कहाँ चले जाइए? शहर चले जाइए। जैसे हम कह दें कि आप महल देख कर आइए, क्या देख कर आइए? महल देख कर आइए। आप पर्वत पे चढ़ के आइए। तो आपके जैसे दिमाग में ना एक क्वेश्चन बनेगा ना कि किस शहर में जाने की बात हो रही है, किस महल में घूमने की बात हो रही है, किस पर्वत पे चढ़ने की बात हो रही है। जब हमारे माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन बनने लगे तो समझ जाइए कि जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। लेकिन शहर ना बोल के किसी शहर का नाम बोल दें, जैसे दिल्ली, तो इसमें माइंड घुमाने की बात है, सीधा दिल्ली जाने की बात हो रही। महल की जगह डायरेक्ट हम क्या बोल दें?
ताजमहल, तो आप इसमें सोचने की कोई बात नहीं, हम किस महल की बात कर रहे हैं, ताजमहल की बात कर रहे हैं। पर्वत में जैसे हम एवरेस्ट डायरेक्ट बोल दें, माउंट एवरेस्ट डायरेक्ट बोल दें, फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किस पर्वत की। तो जिसमें हमारा दिमाग सीधे एक स्थान यानी एक वस्तु पे जाए, हमारा माइंड बिना भटके जब एक वस्तु पे जाता है तो समझ जाइए कि वह क्या है, व्यक्तिवाचक है। यदि हमारा माइंड भटक रहा है तो समझ जाइए कि वह क्या है, जातिवाचक है। वह क्या है, जातिवाचक है। शायद आप समझ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं फिल्म है ना, फिल्म देख कर आइए, आपको पता नहीं किस फिल्म को, लेकिन किसी फिल्म के नाम ले, जैसे हम कहते हैं 3 इडियट देख कर आइए ना, तो आप क्या करेंगे, उसी पिक्चर को देख कर आएंगे। तो जब हमारा ध्यान एक ही जगह जाएगा तब व्यक्तिवाचक, अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यदि इनकी संख्या पूछे तो संख्या कितनी होती है, 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो 6 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये जो प्रश्न वाला है सबको पता है, जिसमें प्रश्न किया जाएगा। संबंध, संबंध को देखिए बड़े ध्यान से, इसमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखेगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आया वैसे चला गया, तो जैसे का संबंध वैसे, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी बेच, जिसकी का संबंध उसकी से, है ना। तो ऐसे कुछ भी दिखेगा समझ जाइए क्या है, संबंधवाचक। प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक। निज, जहाँ कोई काम दिख रहा है कि वह स्वतः कर ले रहा है, वह अपने आप चला जाएगा, वह कार स्वतः चला लेगा, है ना, वह अपने आप पढ़ लेगा। जहाँ निजी काम यानी वो दिखाए कि वह काम अपने आप कर लेगा, उसको क्या कहते हैं, निजवाचक। जहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो ना, जहाँ पे अनिश्चय वहाँ पे क्या कहेंगे, अनिश्चित। जैसे गेट पर कोई आया है, हमको पता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कोई आया है, कुछ लाया है, किसी के साथ आया है, मतलब हमें पता नहीं है। लेकिन यदि हमें निश्चय रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वह आया है। क्या बोलेंगे कि वह आया है, या तो कहेंगे यह आया है। जब यह वह लगाएंगे मतलब हमको निश्चय, तभी तो बोल रहे हैं ना कि वही आया है, वह आया है, यह आया है। लेकिन जब हम वह यह ना लगा के हम लगाएंगे क्या, कोई कुछ। जब हमें पता नहीं होगा तभी तो हम कहेंगे ना कोई आया है, जब हमें पता होगा तो हम कहेंगे वह आया है, जब पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कोई आया। जब हमें पता नहीं तो मतलब अनिश्चय, जब हमें पता है तो निश्चय। अब देखिए जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक होता है वो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। प्रथम, मध्यम और अन्य, यानी उत्तम, मध्य और अन्य। जो उत्तम होता है, जैसे इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं आई वी, वही है मैं और हम। मैं से क्या बनता है, मैंने, और हम से क्या बनता है, हमने। मध्य पुरुष में यानी सेकंड पर्सन में आप क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, तो वही तो है, तुम, आप, आपको, यानी यू से ही तो बना है। और जितने भी छूट गए यह वह वे सब, है ना, यानी सब किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में चला जाएगा। आगे देखिए क्रिया, क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद। एक सकर्मक क्रिया होती है और एक क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम सो रहा है, क्या कर रहा है, राम सो रहा है, राम सो रहा है, एक हमने ये लिख दिया, और हमने लिख दिया राम सेब खा रहा है। राम क्या कर रहा है, सेब खा रहा है। क्या कर रहा है, राम सेब खा रहा है। बस अब इतने में आप कर लीजिए। जैसे सोना हुआ, उठना हुआ, हंसना हुआ ना, इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। और कुछ कर्म जिसमें होता है वो क्या होता है, सकर्मक होता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो जब भी आपको छांटना होगा ना, जो सकर्मक होगा उसमें कुछ न कुछ खत्म होगा, जो सकर्मक होगा उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन जो अकर्मक उसमें कुछ भी खत्म नहीं होगा। जैसे राम सेब खा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद जो सेब है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसमें कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है उस समझ जाइए सकर्मक। और लेकिन सो रहा है तो सोने में क्या खत्म होगा, कुछ भी नहीं खत्म कर रहा है। हंसेगा तो हंसने में भी कुछ खत्म नहीं होगा। जिसमें लगे कि हाँ उसका कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, वो क्या होगा, अकर्मक। और जहाँ भी पढ़ते समय लगे कि हाँ ये चीज़ बाद में खत्म हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक। तो अकर्मक हो गया और सकर्मक हो गया। विशेषण, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक, यदि यह वह आए, क्या है, यह वह आए, तो इसी को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये किसी संज्ञा के जस्ट पहले लगे होने चाहिए, किसी संज्ञा के जस्ट पहले लगे होने चाहिए। जैसे यह घर मेरा, यह घर, घर के पहले यह लग गया ना, तो ये इसे शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनामिक विशेषण
कहलाएंगे। जितनी भी नाप तौल वाली चीजें होंगी है ना, 1 किलो 2 किलो कुछ चीनी है ना, जितनी भी नाप तौल की होंगी वो क्या जाएंगी, परिमाण में जाएंगी। संख्या, जहां भी संख्या का बोध होगा, 1 लोग 2 लोग है ना, पहला दूसरा चौथा पांचवा है ना, 1 गुना 2 गुना, ये हमेशा किसको दिखाएगा, संख्या को दिखाएगा। और जो गुणवाचक है ना, उसकी स्थिति काल रंग रूप को दिखाएगी कि वह लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, यानी जैसा भी है ना, उसके गुणधर्म को जो बताएगा कि वह सुंदर है, काला है ना, तो जो गुणधर्म को बताएगा वह गुणवाचक विशेषण, जिसमें संख्या दिखेगी संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नाप तौल होगा परिमाणवाचक, जिसमें यह वह आ जाए लेकिन संज्ञा के साथ आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को अलग से देखिए। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक ना। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए गणना कैसे करते हैं आप, 1 2 3 ऐसे ही तो करते हैं ना। तो जब 1 2 3 आए तो मतलब गणना, क्रम यानी पहले क्रम का दूसरे क्रम का, जब क्रम बताना होगा तो पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जहाँ पे ऐसे आवृत्ति हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। समुदाय, दोनों लोग चारों लोग है ना, समुदाय जैसे समुदाय में इकट्ठा होना, दोनों लोग चारों लोग है ना, तो समुदाय को बोध कराएगा। प्रत्येक, प्रत्येक हर एक एक की बात हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण देखिए ना, इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हम कह दें कि 2 किलो आम और फिर कह दें कि कुछ आम, एक बार कह दें कि 2 किलो चीनी, एक बार कह दें कि कुछ चीनी। तो जहाँ पे 2 किलो चीनी कह रहे हैं वहाँ पे तो निश्चित है कि 2 किलो चीनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे कहेंगे कुछ चीनी मतलब वहाँ पे अनिश्चित है कि कितना चीनी चाहिए। तो जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लगा हो वहाँ पे अनिश्चित, और जहाँ पे परिमाण यानी सटीक इकाई लिखी हो 2 किलो 4 किलो, वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण भी 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। जब सीधा सीधा बोला जाए कि यह घर मेरा है, जब यह हुआ आता तो वही तो सर्वनाम होता है, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब सीधा सीधा बोला जाए कि यह घर मेरा है, तब तो मौलिक सर्वनाम। लेकिन यह की जगह ऐसा कर दिया जाए, ऐसा आदमी नहीं देखा, यह से ही बना ऐसा, जब उसको कन्वर्ट करके बदला जाए तो वह यौगिक सर्वनाम होगा। क्या होगा, यौगिक सर्वनाम होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होता है। और पिछली बार बस इतना ही पूछा था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और भाववाच्य में भाव प्रधान। और इससे भी एक क्वेश्चन बनाता है और ये सबसे आसान होता है ना। जैसे इसमें ऐसे शब्द आते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है ना। तो जैसे जिसमें असमर्थता और नहीं आए ना, वो समझ जाइए किसको दिखा रहा है, भाववाच्य। मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, ऐसे शब्द भावनाओं को दिखाते हैं, मतलब भाववाच्य। जिसमें कुछ कर्म होगा, जैसे पुस्तक लिखी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, यदि द्वारा आ जाए है ना, या द्वारा आ जाए, या पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वह क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन जिसमें ने लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, ने लगा हो, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो वह कृतवाच्य, जहाँ पे कर्ता काम करेगा, राम ने पुस्तक पढ़ी। और इसमें क्या था, पुस्तक पढ़ी जाती, किसने पढ़ी पता नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा ना। जहाँ पे कुछ काम दिखे वहाँ पे कर्मवाच्य, लेकिन जहाँ पे कर्ता कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा ना। तो इसमें कर्ता प्रधान, इसमें कर्म प्रधान, और इसमें क्या होती है, भावनाएं प्रधान होती हैं। अब जो क्रिया विशेषण होता है ना, इसके भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जो क्रिया विशेषण होती है इसके भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक फिर वही नाप तौल को दिखाएंगे। रीतिवाचक यानी तरीकों को दिखाएंगे, जैसे वह गिर गया। पहले तो समझिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, और उसको भी 4 भागों में बांटा है। हम कह रहे हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक किसी भी तरीकों को दिखाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि राम गिर गया है ना, राम गिर गया, राम अचानक गिर गया। तो गिर गया मतलब गिरना क्या है, क्रिया। गिरना क्या है, क्रिया है। लेकिन वो कैसे गिरा, अचानक। कैसे गिरा, अचानक। तो जो ये तरीका बता रहा है ना कैसे गिरा, इसी को क्या कहते हैं, रीतिवाचक। कब गिरा, 4 बजे गिरा, 5 बजे गिरा, सुबह में गिरा, तो यह किसको दिखाएगा, काल को दिखाएगा। कहाँ गिरा, घर में गिरा, बाहर गिरा, यह किसको दिखाएगा, स्थान को दिखाएगा। संबंध बोधक। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, 13 भेद होते हैं। देख लीजिएगा आगे देखिए। समुच्चय बोधक 2 भेद है ना, समुच्चय बोधक के 2 भेद। विस्मयादि 7 भेद है ना। निपात, निपात देखिए किसे कहते हैं ना, निपात में ना, निपात के कितने भेद होते हैं, 9 भेद। निपात का मतलब समझिए
कि इसका बिना मतलब का प्रयोग होता है। जहाँ पे बल दिया जाता है वही निपात होता है। जैसे वह जाएगा ही, वह खाएगा ही, तो जहाँ पे बल दिया जा रहा है ना कि वह नाचेगा ही, तो जो बिना मतलब का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, या बलदायक होते हैं ना। समास देखिए ना, समास को देखिएगा एकदम तुरंत 5 या नहीं मुश्किल से 2 मिनट में इसको खत्म करेंगे ना, समास पहचान। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास कितने भेद होते हैं, 6। समास, मास यानी महीना, महीना कितने होते हैं, टोटल 12, 12 का आधा 6, यानी समास कितने हैं, 6। कौन कौन से, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। पहचानेंगे कैसे, देखिए जो बहुब्रीहि होगा ना, तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, पंकज, जलज, है ना, तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं क्या होते हैं, बहुब्रीहि। और जिसमें भी विशेष्य और विशेषण होते हैं, जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला। कमल नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान। मृग नयनी, नयन कैसे हैं, मृग के समान। तो जिसमें विशेषता और विशेषण आ जाए वह क्या होता है, कर्मधारय हो जाता है। द्विगु, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, जैसे तिराहा, चौराहा, नवग्रह, तो जिसमें पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाचक ना, तो उसी को क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं। द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, राम कृष्ण, बीच में और एवं लगेगा ना। तत्पुरुष, तत्पुरुष जिसमें कारक हो, जिसमें बीच में क्या हो, कारक हो, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर, जिसके बीच में कारक चिन्ह आता है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष। अव्ययी, जिसके पहले उपसर्ग लगाओ, जैसे आजन्म, तथागत, है ना, तो जिसके जिस शब्द के पहले क्या लगाओ, उपसर्ग, यानी जितने भी उपसर्ग से बने शब्द होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे प्रत्येक कहते हैं तो प्रतिधन एक, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। संधि देखिए, संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखिए पहचानेंगे कैसे, जैसे पहले विसर्ग देखिए, विसर्ग को कैसे पहचानेंगे, यदि यह विसर्ग का चिन्ह आ जाए, या ऊपर वाला र आ जाए, या यह नीचे वाला र आ जाए, या तीनों स जो है आधे आधे आ जाए, या तीनों स क्या हो जाए, आधे आधे आ जाए, तो कन्फर्म है, समझ जाइए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे, जैसे ऊपर यह बिंदी लगी हो, जैसे संगम हुआ, संतोष हुआ, या जैसे ये द्वितीय व्यंजन, जैसे दिल्ली लिखिए तो ल कितनी बार आया, 2 बार। जैसे उज्ज्वल लिखिए तो ज कितनी बार आया, 2। तो यानी अगर द्वितीय व्यंजन आ जाए या ये ऊपर बिंदी जैसे संगम, संतोष आ जाए, तो यह कन्फर्म है कि कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब स्वर संधि देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसको पहचानेंगे कैसे, दीर्घ संधि बीच में ना, तो जो बड़े स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यदि एक बीच में देख रहे हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, आ रहा है ना, तो बीच में यदि बड़ा स्वर दिख रहा है तो समझिए दीर्घ स्वर। यदि एक मात्रा लगी है ना, ए या ओ किसी की भी मात्रा लगी तो समझ जाइए कौन सी संधि है, गुण संधि। यदि 2 ठो मात्रा लगी है ना, जैसे इसमें हमने रमेश कह दें, महेश कह दें, तो वही एक मात्रा वाले तो वह क्या हो जाएंगे, गुण संधि। लेकिन जैसे महोज कह दें, एकाएक कह दें ना, तो जिसमें 2 मात्राएं होंगी वह क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। यड़ संधि, यदि य और व पे क्या लगा हो, अर्ध व्यंजन, जैसे उत्सव, प्रत्येक, है ना, तो य पे क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ, उत्सव, व पे क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ। तो जब भी य व या व पे कुछ आधा लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, यड़ संधि। अयादि संधि देखिए, यदि बीच में अय, आय, अव, आव, है ना, य और वह बीच में हो, और कन्फर्म है कि कितने अक्षर होते हैं इसमें, 3 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर। जैसे नयन, पवन, नायन, पावन, है ना, सब में य और वह आ रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अयादि संधि के होते हैं ना। आगे देखिए, जैसे वाक्य अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। वाक्य जो होते हैं अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, विधानवाचक ना, एक सिंपल सी भाषा जो होती है विधानवाचक। निषेध, जिसमें मना किया जाए, है ना, सड़क पर मत बैठो। आज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जाए, दरवाजा बंद कर दो। जिसमें प्रश्न किया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो। जिसमें इच्छा जाहिर की जाए, आपकी उम्र लंबी हो। संदेह, जहाँ पे संदेह किया जाए शायद वह कल आए। विस्मय आदि, जिसमें काश मैं भी होता, है ना, विस्मय आदि, है ना, आश्चर्य जैसी बात है। संकेत, जहाँ पे संकेत किया जाए कि यदि आप होते तो अच्छा होता, है ना। यह वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे, है ना। वैसे 2 प्रकार के होते हैं, है ना। वाक्य रचना के आधार पे कितने होते हैं, वाक्य रचना के आधार पे कितने होते हैं, वाक्य के अर्थ के आधार पे जो भेद हैं वो कितने हैं, 8 है। रचना के आधार पे कितने हैं,
3 है। वाक्य रचना के आधार पे कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। यदि सीधी सादी एकदम भाषा लिखी, सिंपल सी भाषा लिखी तो समझ जाइए कि सरल भाषा है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, जैसे राम जाता है, एकदम सीधी सी बात है ना। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होगा ना, यह 2 वाक्यों से जुड़ा होगा, जैसे राम आया और सीता गई, तो 2 वाक्य है ना। जैसे वर्षा हुई और बाढ़ आ गई, तो जिसमें बीच में और आ जाए, एवं आ जाए, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, पर, है ना। जब ऐसा कुछ भी आ जाए तो समझ जाइए कि संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य वाक्य कैसे पहचानेंगे, है ना। ये इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। जैसे जो लड़का बैठा है मेरा भाई है, तो जो लड़का बैठा है वह मेरा भाई, यानी लड़के का संबंध मुझसे मेरे भाई के रूप में है, तो यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है ना। और इसमें आता क्या है? जैसे जो मेरा भाई है ना, जो मेरा भाई, यानी ऐसे ही शब्द इसमें आते हैं, जो, जब, जितना, उतना, जैसा, वैसा ना। मिश्र कैसे याद करेंगे? मिश्रा जी, मिश्रा जी एक शब्द लिखिए, मिश्रा जी। जी मतलब यानी ज वाले, यानी जब, तब, जो, जिसका, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो आप समझ जाइए क्या है? मिश्रित वाक्य है। काल के देखिए कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसी बस पहचानने का तरीका देखिए, पहचानेंगे कैसे? यदि ता के साथ है आ जाए, ती के साथ है आ जाए, ते के साथ आ जाए, ता के साथ हूँ आ जाए, तो वह क्या होता है? सामान्य होता है। तत्कालिक रहा के साथ है आ जाए, रही के साथ है आ जाए और रहे के साथ है आ जाए, तत्कालिक। पूर्ण, पढ़ी है, चुका है ना, जिसमें पूर्ण काम हो चुका है, पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध में ता के साथ होगा आएगा, है ना, ता के साथ होगी होगी, ते के साथ होंगी। याद रखिएगा, संदिग्ध इसमें ग आया है ना, इसलिए होगा, ग आया ना इसलिए होगा। संभाव्य में हो, सिर्फ हो रहेगा ना, पढ़ता हो, इसमें पढ़ता होगा, इसमें पढ़ता हो, इसमें होगा पूरा नहीं आएगा, ता के साथ कितना आएगा? हो आएगा। या रहा होगा तो उसके साथ होगा आ जाएगा, रही के साथ क्या आ जाएगा? होगी आ जाएगा। वह क्या होता है? संभाव्य होता है। भूतकाल देखिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के भी कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य, जिसमें लास्ट में या, ई, ए आए, वो सामान्य। आसन, जिसमें या के साथ, ई के साथ क्या आ जाए? है आ जाए, उसे क्या कहेंगे? आसन भूत। पूर्णभूत, या के साथ था आ जाए, ई के साथ थी आ जाए, ए के साथ थे आ जाए। अपूर्णभूत, जिसमें रहा के साथ था आ जाए, रही के साथ थी आ जाए, रहे के साथ थी आ जाए, अपूर्ण हो जाए। संदिग्ध, या के साथ होगा, या के साथ क्या? सिर्फ या, ई, ये रह गया तो सामान्य। इसके साथ यदि है लग गया तो कहाँ आ जाएंगे आप? आसन्न में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? आसन्न में आ जाएंगे। इसके साथ यदि रहा था लग गया तो अपूर्ण में आ जाएंगे। यदि या के साथ था लग गया तो पूर्ण में चले जाएंगे। यदि लास्ट में ता, ती, ते, है ना, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तो शब्द आता है तो वह क्या होता है? हेतु, हेतु मत होता है। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, संभाव्य और हेतु, हेतु मत। सामान्य जैसे वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, सामान्य सी बात है ना। संभाव्य, जिसमें संभावना, शायद करके दिया, शायद संभव लगता है ना, यानी शायद इसमें लगा होगा ना, शायद वह आएगा, शायद वह खाएगा, है ना। हेतु, हेतु मत, जैसे तो आएगा लेकिन भविष्य की बात होगी, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बीच में तो लगा होगा ना। रस, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 8। सूरदास के अनुसार कितने होते हैं? 11 प्रकार के, है ना। तो वेद कितने हैं? 9। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होता है? अस्थाई भाव रति। करुण का क्या होता है? शोक। अद्भुत का क्या होता है? जुगुप्सा। अद्भुत का क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स का, सॉरी, विभत्स का जुगुप्सा होता है ना। रौद्र का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। हास्य का हास होता है। भयानक का भय होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का स्नेह होता है। भक्ति का अनुराग होता है। भक्ति का क्या होता है? अनुराग होता है। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 है। सात्विक अनुभाव कितने हैं? 8 है। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। शब्द अलंकार, देखिए अब जो अलंकार के 3 भेद है उसमें देखिए मुख्य रूप से शब्द और अर्थ है। तो शब्द में देखिए कौन कौन से आते हैं? शब्द, अनुप्रास आता है, श्लेष आता है, यमक आता है, वक्रोष्ठी आता है, विप्सा आता है। इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं, इन तीनों को देखिए, है ना। जब एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जैसे सीता 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है, 3 बेर 3 बेर खाती है ना, 3 बेर
तीन बेर खाती, सीता तीन बेर खाती है ना। तो एक ही शब्द दो बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग। कनक कनक ते सौ कनक ना, ये वाला भी। श्लेष, जब शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ड बार बार आए, जैसे चंदू की चाची ने, है ना, चंदू के चाचा को, जैसे लास्ट यानी शुरुआत में च च च आ रहा है ना, जब एक ही शब्द बार बार आता है तो अनुप्रास। जब एक ही शब्द आए लेकिन जब एक ही वर्ड आए तो अनुप्रास। जब एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो यमक। शब्द एक हो लेकिन अर्थ अनेक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। अर्थालंकार देखिए, इसमें मेन क्या है, उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है, बस तीन ही देखिएगा। उपमा, जहाँ पे सीधी सीधी तुलना की जाए ना, कि जैसे सीता के जो नयन है मृग के समान है, तुलना तो साफ साफ दिख रही है ना। और इसमें सा सी से आएंगे ना, सा सी से आएगा कन्फर्म। उपमा में सा सी से आएगा ना। जैसे सीता के नयन मृग के समान है, मृग के समान है। रूपक में क्या होगा, मृग नयनी डायरेक्ट बोल दिया जाएगा, बिना कुछ कहे डायरेक्ट क्या बोल दिया जाएगा, मृग नयनी। इसमें तुलना साफ साफ दिखेगी लेकिन इसमें तुलना साफ साफ नहीं दिखेगी। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाएगी, मानो सीता के नयन मृग के समान है, मानो, है ना। इसमें संभावना की जाएगी, इसमें डायरेक्ट बोला जाएगा और इसमें तुलना साफ साफ की जाएगी। छंद के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। छंद के कितने भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक कौन हो जाएंगे, मात्रिक के तीन भेद। मात्रिक के कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन से, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। खैर इतना याद नहीं करना, सीधा हमें क्या देखना है कि किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता है, कितने कितने पर, पहले यानी पहले और तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11। दोहा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सोठा, जिसके पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा होती है, 13। बैरवे में 12-7 पर क्या होती है, यति होती है। चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं ना। रोला में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर ये यति होती है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है ना। इस चीज़ को हमें याद रखना। प्रत्येक के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो भेद हैं। प्रत्येक के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो धातु के अंत में लगते हैं, जो धातु के अंत में या क्रिया के अंत में लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो धातु क्रिया को छोड़कर, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के पीछे लगते हैं, जैसे महान और उसमें ता जोड़ दे तो महानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महान से महानता। यानी जो संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगे तद्धित, जो क्रिया के अंत में लगे वो क्या हो जाएंगे, कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कामता प्रसाद के अनुसार कितनी होती है, 20 होती है। भारत में जो भाषा परिवार है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, भरोपी, द्रविड़, आस्टिक, चीनी, तिब्बती। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, भरोपी परिवार की भाषा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी हैं, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब किसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे पूर्वी भाषा, जो पूर्वी भाषा उसमें क्या क्या आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी ABC किस में आती हैं, पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी को क्या कहा जाता है, अर्ध मागधी कहा जाता है। और पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, यानी पश्चिमी हिंदी को सौर सैनिक कहा जाता है। इसमें 5 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। आगे देखिए, जैसे बिहारी, बिहारी में क्या क्या आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को ही क्या कहते हैं, स्वर्णकाल। रीतिकाल को ही क्या कहते हैं, रसों का काल, है ना। आदिकाल को ही चाड़ काल, बीरगाथा काल, सामंत काल, बीजवपन काल, है ना। तो साहित्य की एक वीडियो पड़ी हुई, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। 20 मिनट की होगी, जहाँ तक कितनी मिनट की, 20 मिनट की, पूरा साहित्य उसमें कन्फर्म है ना। तो यह एक फास्ट रिवीजन क्लास थी। आशा करेंगे कि आपका रिवीजन कुछ बेहतर हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।